वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस समय हम लोग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं किसका? लॉज ऑफ मोशन का। लॉज ऑफ मोशन का जरा चेक कर लूँ मैं ये अक्षर पढ़ने लायक है या नहीं है जो मैंने लिखा है। एप्लीकेशन लॉज ऑफ मोशन, यस, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो बनने के बाद समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन हम ले उससे पहले कुछ बातें इम्पल्स की हो जाए, क्योंकि इसकी चर्चा हमने नहीं की है। अब आप बोलेंगे कि सर ये इम्पल्स की चर्चा एप्लीकेशन में क्यों करें? क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग तो इसमें इम्पल्स टर्म ज़्यादा आएगा, है ना। इम्पल्स टर्म काफ़ी आएगा। क्या है ये इम्पल्स, जरा समझे हम लोग। F इजकल टू डेल पी बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से अगर डेल पी की वैल्यू हम निकालें तो F डेल टी। अब एक सेंस यहाँ पर डेवलप करता है कि इफ यू हैव डेल पी कांस्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम बहुत सारे केसेस में क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट होगा। रिक्वायर्ड चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इन दैट सिचुएशन जो ये टर्म डेल पी के बदले डेवलप हो रहा है, मतलब जिसकी वैल्यू एफ इंटू डेल टी हो रही है, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा और इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं क्या? इम्पल्स। तो बेसिकली इम्पल्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इम्पार्टेड चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पर देख लीजिए इसका यूज कहां होना है। सपोज दैट एक सब बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल है कि वो कैच लेते वक्त हाथ को पीछे क्यों खींचा जाता है। जो क्रिकेटर कैच लेते हैं तो वो हाथ को पीछे क्यों खींचा जाता है? बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें अगर हाथ को, ये क्या करता है? ये डेल्टी टाइम को इंक्रीज कर देता है। जब आप हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये टाइम डेल्टी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। टाइम डेल्टी को इंक्रीज कर देगा क्योंकि रिक्वायर्ड चेंज इन मोमेंटम आपका क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। जो एम बी मोमेंटम से आ रहा है उसको जीरो करना है, एम बी टू जीरो करना है या जीरो टू एम बी करना है, ऐसा कुछ फिक्स्ड है। तो यहाँ पर जब रिक्वायर्ड चेंज इन मोमेंटम हमारा फिक्स्ड है तो ऐसे सिचुएशन में जो अगर आपने टाइम पीरियड को बढ़ा दिया तो रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब डेल्टी को आप इंक्रीज कर देंगे तो रिक्वायर्ड फोर्स कम हो जाएगा। अगर हाथ को आप पीछे नहीं खींचते हैं तो डेल्टी आपका कम होगा और डेल्टी कम होगा तो रिक्वायर्ड फोर्स ज़्यादा होगा। रिक्वायर्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो इस सिचुएशन में हाथ में क्या होगा? चोट लग जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। फिर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं उसके। हाँ, हार्ड सरफेस के ऊपर जब जंप करते हैं तो आपको चोट लगता है। वहीं अगर यदि सरफेस जो है सो थोड़ा सा मुलायम हो, जैसे कि सैंड हो या क्या हो, मिट्टी हो जो कि थोड़ा मुलायम हो, उस पर आप जंप करते हैं तो आपको चोट कम लगता है। रीज़न ये होता है हार्ड सरफेस तो थोड़ा सा भी पीछे की तरफ जाएगा नहीं, तो वो डेल्टा इंटरवल ऑफ टाइम काफ़ी छोटा होगा जिससे रिक्वायर्ड फोर्स बहुत बड़ी हो जाएगी। वहीं पर जब आप सैंड पर या किसी मुलायम सरफेस के ऊपर क्या होता है, सॉफ्ट सरफेस के ऊपर आप जंप करते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब कुछ टाइम लेगा, तो टाइम लैप्स होगा तो रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सॉरी घट जाएगी। तो ये टर्म इम्पल्स इम्पार्टेड की ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी बार बार न्यूमेरिकल लगाने के लिए। अच्छा, मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था कि डेवलप टर्म है मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है फोर्स इनटू डेल्टा टाइम। ये भी क्या हो जाएगा? डेवलप टर्म है। कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए इम्पल्स की क्या होगी? इम्पल्स जैसे टर्म को क्या किया गया? डेवलप किया गया। इम्पल्स, फिर मैं एक बार बताऊं, जैसा कि मोमेंटम ने बताया था कि ऐसा कोई डेली यूज करने वाला टर्म नहीं है। इसको अगर फिजिक्स के बाहर जाके आप देखेंगे तो ये ज़्यादा
हमारा क्या होगा, यूज़ नहीं होगा। दैनिक बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। फोर्स की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, हम लोग टाइम की बात करते हैं, ये जनरल यूज़ में आता है। लेकिन ये जो टर्म है इम्पल्स, वो फिजिकल टर्म है, प्योरली फिजिकल टर्म है, प्योरली फिजिकल टर्म है, डेवलप टर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं पहला, एक सिंपल पेंडुलम है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट है ना जी, लिफ्ट के अंदर पेंडुलम है, लिफ्ट के अंदर पेंडुलम है, मतलब ये ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है जी, और इसके बाद क्या कह रहा है, ये डिसेंड कर रहा है। टाइम पीरियड जब ये डिसेंड नहीं कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तब इसकी टाइम पीरियड टी है, इसकी टाइम पीरियड टी है, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी है। जब ये डिसेंड करने लग रहा है ना, जब ये डिसेंड करने लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसका एपरेंट एक्सीलरेशन g/4। इस क्वेश्चन को हम लोग लंबा भी कर सकते थे कि ए की वैल्यू 3g/4 है ना, ऐसा कुछ कर सकते थे। एपरेंट एक्सीलरेशन कितनी हो जा रही है, g/4 हो जा रही है। तब न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। कुछ फार्मूला जो कि हम लोगों ने पढ़ा, मैंने अभी लिया नहीं है, लेकिन अभी उसको ऑसिलेशन, ये होता है टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला। ठीक है, ये है हमारा टाइम पीरियड, यानी टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/√g है। करेक्ट, ये रिलेशन डेवलप करता है कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g, √g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। बेस्ट है कि आप रिक्वायर्ड टाइम गिवन टाइम का रेशियो अगर लेते हैं, तो इधर में रिवर्स है, रूट के अंदर रिवर्स लिया जाएगा, टी का ऊपर में जाएगा और इसका नीचे में आएगा, टी का ऊपर में जाएगा, टी डैश का नीचे में। टी डैश मतलब जो न्यू एक्सीलरेशन है, जब ये जी था तब जब ये जी था हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उस समय टाइम पीरियड टी थी। जब g/4 होगी तो टी डैश कितना होगा, ये अपने को बताना था। तो ये g/4, तो आप देखें टी डैश बाई टी, सब कुछ कटकटा के 2 आने वाला है, यानी टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। टी डैश हमारा 2t हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझाने के ख्याल से हम लोगों ने क्या किया है, इतना लंबा हमने लिखा है ताकि आप लोग समझ सकें, जबकि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे डिसेंड करेगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अब कितने से इंक्रीज करेगा, तो अगर g/4 हो जा रहा है, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, तो 1/4 हो जा रहा है, तो टाइम पीरियड इसका रिवर्स जाएगा, 4 टाइम्स। अगर यदि रूट नहीं लगा होता तो 4 टाइम्स होता, रूट लगा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल 2 टाइम्स हो जाएगा। सिर्फ हम दिमाग में इस बात को घुमा करके बता सकते थे कि ये जो है सो टी डैश जो है सो 2t होगा। ये कैलकुलेशन हमारा, ये हमको मदद कर रहा है, ये एक सारा कैलकुलेशन दिमाग में हमारा चल रहा है। तो जो भी कंपटीशन देते हैं बच्चे, उनकी एबिलिटी इतनी डेवलप होनी चाहिए कि ये सारे कैलकुलेशन को क्या कर सके, वो दिमाग में घुमा सके कि कब कैसे कहाँ से पलटेगा, कहाँ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि बिना पेन उठाए आप इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जो लोग एस्पिरेंट है नीट का, जेई का, मेंस का, एडवांस का, उनको ये एबिलिटी क्या करनी होगी, डेवलप करनी होगी, ताकि वो कैलकुलेशन कर सके। खास करके इस टाइप के रिलेशन को देखने की आदत बननी चाहिए कि फार्मूला टी इक्वल टू 2π√L/g, एल तो लेंथ है, लेंथ भैया चेंज होगा नहीं, ये जो है सो 1/√g की प्रोपोर्शनल जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा रूट के, मानी ये चीज़ घटेगा तो ये चीज़ बढ़ेगा। ये दिमाग में होना चाहिए। फिर बाकी कैलकुलेशन तो आप उससे कर सकते हैं कि 1/4 हो जाएगा तो 1/4 g की वैल्यू होगी तो वो 4 टाइम्स, लेकिन रूट लगा हुआ है तो 4 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स हो जाएगा।
करेक्ट है ना। अब एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? A man of weight 80 kg is standing in the elevator which is moving with an acceleration of 6 meter per second square in upward direction, 6 meter per second square. The apparent weight of the man in the lift is, apparent weight कितना हो जाएगा? apparent weight की बात कर दी जा रही है, r डैश है ना, r की बात कर रही है, apparent weight है ना, mg प्लस a। हमने एक रिलेशन में आपको होता है, डाउनवर्ड में आ जाएगा तो ये g माइनस ए होगा। सिंपल इस फॉर्मूला में रखना है और कहानी खत्म हो जाएगी। मास उसका 80 kg बताई जा रही है, इसकी वैल्यू 10 ले ले, ये 6 हो गया, 16 16 ये क्या होगा 16 इंटू 80 128 ना 1280 न्यूटन। सिंपल 1280 न्यूटन। एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 100 डाइन्स एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 5 ग्राम फॉर 10 सेकेंड, द वेलोसिटी प्रोड्यूसिंग। ये सीरीज सिस्टम में दिया हुआ है। फोर्स ऑफ 100 डाइन, कोई एक फोर्स है कितना 100 डाइन का है ना जी, और जो मास है वो है हमारा 5 ग्राम 10 सेकेंड के लिए, 5 ग्राम है और टाइम दे रहा है ये कितना 10 सेकेंड के लिए, डेल टी। ठीक है ना, उस पर एक्ट करता है। ठीक, तो कह रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए व्हाट इज डेल पी, दैट इज एम डेल वी, और डेल पी कितना होगा एफ डेल टी। यहाँ मैंने बताया, इसका यूज अब यहाँ आ गया, यहाँ मैंने बताया एफ डेल टी। तो मास एम डेल वी के बराबर हो गया, करेक्ट। अब ये एफ हमारा 100 का है, टाइम 10 सेकेंड का है, मास 5 ग्राम का है, डेल वी यहाँ से निकल जाएगा 5 × 10 200, डेल वी इजकल टू 200। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी 200। तो इनफैक्ट चेंज इन वेलोसिटी 200 सेकेंड पर सेकेंड की है, और इसने क्वेश्चन में दिया था कि रेस्ट से उसको हिट करता है, तो रेस्ट से हिट करते इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही होगी। तो जैसे डेल वी का मतलब हुआ तो v माइनस यू, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 स्टार्ट करते हैं तो वट एवर द चेंज इन वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो वट एवर द चेंज इन वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी। और कोई चीज़ अगर यदि किसी सर्टेन वेलोसिटी से आकर के स्टॉप कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी इज द चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए सर्टेन वी वेलोसिटी जाकर के किसी दीवार टकराता है और रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी। और जब ये आप उसको 0 से कोई सर्टेन वेलोसिटी दे रहे हैं तो क्या चेंज इन वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जब तक हम बोर्ड को हम लोग मिटाएं उससे पहले। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जानना जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया एक वॉल है, एक बॉल है, वो mv के मोमेंटम से चलता है, आता है और टकराता है, टकरा करके बाउंस बैक हो जाता है सेम mv मोमेंटम से। ठीक है जी, सेम mv मोमेंटम से, ठीक है ना। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम देखिए, इनिशियल मोमेंटम ये रहा, इनिशियल मोमेंटम आप इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन माइनस mv कह लीजिए, फाइनल मोमेंटम आपका mv रहा, तो चेंज इन मोमेंटम pf माइनस pi
माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2mb हो जाएगा। तो अभी लगा करके भले ही हमने आपको दिखाया, लेकिन जब भी बाउंस बैक होगा तो आप आराम इत्मीनान से कह दीजिए बाउंस बैक विथ सेम स्पीड, बाउंस बैक विथ सेम स्पीड अगर होता है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, 2mb का होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया तो ये तक एम मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से जाकर टकराता है, v वेलोसिटी से ही रिबाउंड हो जाता है, तो हमने mb लिख दिया। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ऐसा होगा और ये जाकर के इतना बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे बोर्ड क्लियर कर ले, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन, जब मैंने वीडियो पॉज करके बोर्ड हम साफ कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हम देख रहे थे। एक क्वेश्चन ये था, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। W वेट है, किसी बॉक्स का एक चोर ने चोरी कर लिया और h हाइट की बिल्डिंग से वो जंप कर जाता है। तो उससे पूछा गया है कि जब वो ज़मीन पर टच करने से पहले उसके ऊपर कितना वजन रहा होगा, उसका टोटल वेट कितना रहा होगा। तो आंसर है 0। रीज़न है कि जब वो फॉल कर रहा होगा ऊपर छत से जब नीचे की तरफ ये कूद रहा होगा, उस समय उसका एपरेंट एक्सीलरेशन 0 रहा होगा। तो जब भी उसका एपरेंट एक्सीलरेशन 0 रहेगा तो वो स्टेट ऑफ वेटलेसनेस में चला जाएगा। फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी की स्टेट में वेटलेसनेस की स्टेट होगी। इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें हमने मोशन इन ए लिफ्ट की बात की थी। तो वो एपरेंट एक्सीलरेशन उसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो वो जो सर के ऊपर जो कोई भी बॉक्स रखा रहेगा वो क्या होगा, 0 वेट में आएगा, कोई वेट वो फील नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो ज़मीन पर आएगा उस समय उसको उसका वेट फील होगा, क्योंकि नीचे से जब ये चोर ऐसा है, जब ये ज़मीन इसको नीचे से ऊपर की तरफ धकेलेगा तब जाकर के उसके ऊपर जो वेट है, सर के ऊपर जो वजन है, तब ये फील होगा। जब तक ये एयर में ऐसा आ रहा है कोई वेट की फील, क्योंकि दोनों गिर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन गिर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है। न सिर्फ वो थी बल्कि वो ये भी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो वो फॉल कर रहा है तो ये इस पर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो चुका है कुछ देर के लिए। हो सकता है कि उसके सर से किसी रीजन की वजह से, एरियल फ्रिक्शन की वजह से इसके सर से निकल भी जाए, करेक्ट। अगर वो होल्ड करके नहीं रखा है तो इसके सर से हट जाएगा, सर के से हट भी सकता है वो, क्योंकि इसके ऊपर तो है नहीं, वो ये भी फ्री फॉल हो रहा है, ये भी फ्री फॉल हो रहा है, और इस पर इसके सर पर इसका कोई भी वेट फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है कि देयर आर पर सेकेंड n बुलेट्स आर फायर्ड ऑन ए वॉल। एक वॉल है जिस पर बुलेट 1 सेकेंड में n बुलेट्स क्या किए जाते हैं, फायर किए जाते हैं, है ना। बुलेट्स इस पर हिट किए जाते हैं, हिट कर रहा है पर सेकेंड, खटाखट खट 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 किसी गन से ठक ठक ठक। 1 सेकेंड में n बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं और इसके हर बुलेट का मास m है, और जब ये टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल एंड द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल, बात दोनों सेम हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन की बात हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। n बॉल्स पर सेकेंड वो हिट कर रहा है और m इच का मास है, v उसकी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है जी, है ना। बॉल्स हिट पर सेकेंड n है ना। तो डेल m कितना है, आपको याद होगा मैंने कहा था डेल m कितना है, मतलब स्ट्राइकिंग मास कितनी होगी टोटल पर सेकेंड। डेल m बाई डेल t की बात करते हैं हम, डेल m बाई डेल t की बात करते हैं। जरा सा हम जो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाए थे उस पर की बात करते हैं। तो डेल m है ना, तो ये डेल m मास और नंबर जो स्ट्राइक कर रहा है डेल t। जरा समझिए, हम उसको एक्सप्रेशन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी उसको एक लाइन में हम बता देंगे, है ना। m कांस्टेंट है, m इज द मास, n इज द नंबर स्ट्राइकिंग। m बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट है,
डेल एन बाई व्हाट, डेल टी। डेल एन बाई डेल टी नंबर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो नंबर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड कितना है, एन है। तो डेल एम बाई डेल टी इज योर एम एन, मतलब मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड टू द वॉल इज एम एन, करेक्ट। तो डेल एम बाई फोर्स एक्सर्टेड क्या है, वी डेल एम बाई डेल टी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जनरलाइज फॉर्मूला में हमने बताया था कि जब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो वी डेल एम बाई डेल टी दैट इज व्हाट, हाउ मच, एम एन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एन वी, करेक्ट। अब कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो इतना लंबा चौड़ा है, और अगर मेरे को दिया जाए तो मैं सीधे सीधे एम एन वी कर दूं, क्योंकि एम एन इज डेल एम बाई डेल टी, एन जो है सो क्या, डेल एन बाई डेल टी, ये है डेल एन बाई डेल टी, है ना, डेल एन बाई डेल टी है ना, एन स्मॉल एन, डेल एन बाई डेल टी है। तो ऐसे सिचुएशन में डेल एन बाई डेल टी एम से मल्टीप्लाई होगा, वो डेल एम बन जाएगा, डेल एम बाई डेल टी बन जाएगा, करेक्ट, डेल एम बाई डेल टी बन जाएगा। और एफ जो है सो भी डेल एम बाई डेल टी होता है, तो एम एन वी हो जाएगा, एम एन वी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जितना बेहतर कीजिएगा उतना बेहतर क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी क्या होगी, डेवलप होगी, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब जरा सा एक सिचुएशन को समझिए। एक फायरमैन है जो किसी बिल्डिंग को क्या कर रहा है, बिल्डिंग का आग बुझाने के लिए चढ़ा होगा, और किसी रोप से उसे असेंड करना है, रोप से उसे असेंड करना है, नीचे की तरफ क्या करना है, उतरना है। और दिक्कत ये है कि इसके वेट का टू थर्ड वेट को ही ये बर्दाश्त कर सकता है, अन्यथा ये टूट जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। इतना ही रिएक्शन ये दे सकता है, 2/3 ऑफ द वेट, टोटल वेट नहीं कर सकता है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिसेंडेंसी, इसके डिसेंड करने के लिए किस एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ वो आएगा। जब भी आप डाउनवर्ड एक्सीलरेट होंगे तो हमने बताया था कि आपका क्या होगा, एपरेंट वेट रिड्यूस करेगा, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में 0 हो जाएगा, ठीक है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में 0 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये डाउनवर्ड जाना चाहता है एक ऐसे रोप से जो उसका पूरा का पूरा वजन नहीं उठा सकता, रुकेगा नहीं, अगर वो रुक गया किसी भी जगह तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी और गिर जाएगा। तो उसको होशियारी ये करनी है कि उसको डाउनवर्ड एक्सीलरेट होना है। फ्री छोड़ दे अपने आप को तो भी समस्या है, फ्री छोड़ दे अपने आप को तो भी समस्या है। समस्या ये हो जाएगी कि वो काफ़ी स्पीड से नीचे जाके गिरेगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो कुछ डाउनवर्ड ये हो रहा है, तो यही एक्सप्रेशन हमको क्या होगा, यहाँ साथ देगा। W डैश इज इक्वल टू 2/3W, मतलब M मास उसका होगा, G प्लस A इजकल टू 2/3mg, यही तो एक्सप्रेशन बन गया। W डैश इजकल टू 2/3W रिक्वायर्ड, तो यहीं पर आप डालने दीजिए इसका एपरेंट वेट G माइनस है, सॉरी डाउनवर्ड में G माइनस है, अपवर्ड में G प्लस है, mm कैंसिल हो गया, यानी कि G माइनस A इजकल टू 2/3G होना चाहिए। तो G माइनस 2/3G ट्रांसफर कीजिए इजकल टू A, तो A इजकल टू G/3, ठीक है। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी लगाया जा सकता था। कैसे लगाया जा सकता था, तो भैया देखिए W डैश 2/3 माने G की वैल्यू 2/3 रहे, G की वैल्यू 2/3 2/3 रहे, यानी 1/3 से रिड्यूस करवाना चाहते हैं। एपरेंट एक्सीलरेशन G माइनस A, तो 1/3 मैंने क्या चाह 2/3 बचना चाहिए, तो 1/3 से रिड्यूस करना चाहिए, 1/3 से रिड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो 1/3 से रिड्यूस कराना चाह रहे हैं, यानी कि A की वैल्यू G/3 होनी चाहिए, सिंपल।
अगर फिजिक्स को फिजिक्स के लहजे से सोचा जाए, जिस तरीके से मैं सोच रहा था कि 2/3 ऑफ द वेट होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चलती है इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चलती है। अब इन दोनों के बीच में चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चल रही है तो हम लोग ऐसा कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन जो है, चूंकि रिमेनिंग एक्सीलरेशन उसकी 2/3 रह रही है, 2/3 ऑफ द जी रह रहा है, तो रिडक्शन 1/3 का हो रहा है, 1/3 का रिडक्शन हो रहा है, रिक्वायर्ड जो है सो 1/3 जी, सिंपल, करेक्ट है ना। ये थॉट डेवलप करने का तरीका है ना, ये थॉट डेवलप करने का तरीका। अगर इस टाइप का थॉट आप डेवलप कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आपके लिए बस देखें और लगाएं वाली बात हो जाएगी। ऐसे कम से कम ऐसे कुछ न्यूमेरिकल देखे और लगाए वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। ए बॉल ऑफ मास मूव्स विद ए स्पीड ऑफ v। एक बॉल है m मास का जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आ करके दीवार को स्ट्राइक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है ना जी। और टकराने और बाउंस बैक होने में इसको क्या लग रहा है, टाइम t लग रहा है। द टाइम इज व्हाट, t। ओके, प्रोवाइडेड ये है कि जिस वेलोसिटी से ये चला था उसी वेलोसिटी से ये बाउंस बैक हो गया। ठीक है, मास जो यहाँ मास m रहा होगा तो यहाँ तो घटेगा नहीं, m रहा होगा। व्हाट इज योर डेल्टा, तो कह रहा है कि रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द वॉल, रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द वॉल या फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, बात सेम ही है। व्हाट इज डेल पी, कुछ देर पहले के एक न्यूमेरिकल में इसी वीडियो में हमने क्या बताया कि इट इज 2mv है ना, 2mv एंड सो डेल पी बाई डेल टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 2mv बाई कितना हो जाएगा, t, यानी एक्सर्टेड फोर्स या फोर्स रिएक्शन प्रोवाइडेड बाई 2mv बाई टी। ठीक है, 2mv बाई टी। ओके, चलिए जरा से बोर्ड क्लियर कर ले, तब जो है सो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि स्टार्टिंग टाइम t0 पर एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना, किधर है, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऐसे बाइसेक्टिंग। ठीक है, ये इसके यू का डायरेक्शन है और ये है कितना, 10√2 मीटर पर सेकेंड का। और कह रहा है कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में, जो उसको प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एक्सेलरेशन है जो काम कर रही है इसके किधर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, इधर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है जी। तो फाइनली पूछा ये जा रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो ये नॉर्थ, ये साउथ था, तो इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो कितनी हो जाएगी भैया, v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन में 0 थी, है ना, तो 0 + a का मतलब हो गया 2 × t का मतलब 5, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड बनेगा। किस डायरेक्शन में, 5 सेकेंड के बाद इस डायरेक्शन में इसके पास एक स्पीड रही होगी। ये फर्स्ट u1 कह लीजिए, v1 भी यही रह जाएगा, ये u2 कह लीजिए। ठीक है जी, u2 v2 कुछ भी कहिए, क्या फ़र्क पड़ता है सिंबल में। ये 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन वगैरह क्या रहेगा, ये हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या रहेगा। ठीक है,
यहाँ पर का एंगल 90 प्लस 45 135 का एंगल बन गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए चलेंगे R इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा भैया, है ना, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर 100 प्लस 100 का 200 प्लस कितना हो जाएगा 2ab 200 रूट 2 कॉस थीटा कॉस 135। तो ऐसे में ये तो हो गया 300 प्लस 200 रूट 2 है कॉस 35 माइनस 1 अपॉन रूट 2, है ना, माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये हमारा रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 300 माइनस 200 दैट इज 100 विच विल बिकम 10। ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का, रिजल्टेंट 10 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। ठीक है जी। फिगरेटिवली भी अगर हम आए तो जान लीजिए रिजल्टेंट यहाँ क्या हो रहा है, 90 डिग्री में जा रहा है। ये 10 है, ये 90 45 45 ये भी 10 ही हो जाएगा, करेक्ट। और डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट, डायरेक्शन की बात अगर हम लोग करें तो इसके साथ में, है ना, तो ये 90 डिग्री आएगा टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट होगा, है ना, ये ईस्ट होगा। ये 10 होगा, ये 10 होगा, जरा देखिए ये 10 ये 10, तो अब जाके ये 10 रूट 2 और ये 10 रूट 2। अगर इसको लगाने के लिए फार्मूला में जाइएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम 10 10 तब ये 10 रूट 2 होगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो यह जा करके इसको, ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 डायमेंशनल मोशन का रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास इसका 5 kg, है ना, 5 kg, मास इसका 5 kg है और इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर फॉर्म में दिया है 30i प्लस 40j मीटर पर सेकंड में ली जा रही है। इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, माइनस आई माइनस 5j, माइनस आई माइनस 5j न्यूटन का। और द टाइम इन विच द y component of the velocity becomes 0, y component of the velocity is required when the y component of the velocity is 0। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ के आप पहले अपने जहां भी सॉल्व कर रहे हैं उसको लिख लें। ठीक है, तो y component of the velocity becomes 0, तो y component of velocity है कितनी, uy कितनी है 40। ओके, y डायरेक्शन में इसमें फोर्स कितना लग रहा है, y डायरेक्शन का फोर्स है इसका -5 न्यूटन का। ठीक है जी, ओके, तो ये 0 होना है, मतलब डेल पी वाई को 0 होना है। ठीक है जी, यानी m डेल v को 0 होना है। ओके, ओह सॉरी, डेल पी वाई क्या हो जाएगा m डेल v, थोड़ा ध्यान कहीं बीच में भटक गया था। m कितना है इसका 5 kg का, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी 40 से 0 यानी 40 मीटर पर सेकंड का, 200 kg मीटर पर सेकंड का जो है सो
इसमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। ओके, तो डेल पी वाई होना कितना है जी, एफ डेल टी, ये हो गया 200। यूनिट्स को छोड़ देते हैं। एफ कितना है, एफ वाई डायरेक्शन में -5 का, 5 लीजिए, है ना, 0 हो रहा है, माइनस डेल पी मनी निगेटिव ले सकते थे, 5 लीजिए, 5, है ना। तो फाइनल में कैंसिल करते ही निगेटिव आ जाता, तो यहाँ निगेटिव साइन वो कैंसिल हो जाता। 5 इंटू डेल टी कितना है, डेल टी तो निकालना है 200, तो डेल टी 200/5 दैट इज 40 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है। तो 40 सेकेंड लगेगा। ओके, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा लगाएंगे तब जाकर के हम टिक करेंगे? नहीं, इतना बड़ा लगा करके हमको टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो क्या, अब देखिए मास कितना है 5 kg का, वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है 5 का, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 1 का, एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 का, फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, 1 का एक्सीलरेशन हो जाएगा। ऐसे में v इक्वल टू u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू 40 है, एक्सीलरेशन निगेटिव है, माइनस लें, a का वैल्यू 1 है, इंटू t हो गया, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 सेकेंड। अगर 2 लाइन में चाहें तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। 2 लाइन में भी चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक व्हीकल है और ये व्हीकल में एक मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई सस्पेंडेड मास है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो इस सस्पेंडेड मास होगा, तो एपरेंट एक्सीलरेशन के कारण ये खुद ब खुद क्या होगा, ये टिल्ट कर जाएगा, एंगल थीटा से ये टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल विद द वर्टिकल, यानी ये कितना एंगल बन जाएगा। इस पर एम ए का फोर्स इधर लगेगा, यानी ए एक्सीलरेशन इधर लगेगा, ए एक्सीलरेशन इधर लगेगा, ठीक है। जी एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, जी एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, एम ए फोर्स इधर लग रहा होगा, एम जी फोर्स इधर लग रहा होगा। अब ये टेंशन डेवलप होगा, टी को रिजोल्यूट करिए, ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर ये थीटा होगा, ऊपर लग रहा होगा टी कॉस थीटा, इधर लग रहा होगा इसका टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ओके। तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एम ए, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा टेन थीटा, एम ए डिवाइडेड एम जी दैट इज ए बाई जी, तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स ए बाई जी। ये आंसर बनता है किसका, वर्टिकल एंगल के लिए, है ना। अब देख सकते कभी कार होगा उसके अंदर कोई मास सस्पेंड किया जाएगा तो मास क्या होगा, पीछे की तरफ भाग जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत होगी, तो फिर इसको ब्रेक करके अगला फिर नेक्स्ट पार्ट फिर फ्रेश शूट करते हैं।